नमस्कार दोस्तों, मैं किरणपाल राणा, लेक्चरर ज्योग्राफी HES2 हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो जैसे कि हम +2 क्लास का लेसन 5 ह्यूमन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो उसकी 3rd वीडियो अभी मैं बनाने जा रहा हूं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्यापारिक पशुपालन क्या है, इसकी विशेषताओं तथा इसके विश्व वितरण का वर्णन करो, अथवा रैंचिंग क्या होती है, इसके विश्व वितरण का वर्णन करो। तो 200 वर्ष पूर्व विश्व में दूध, मांस, खाल जैसे पशु उत्पादों की बहुत अधिक मांग बढ़ने के कारण पशुओं को बहुत अधिक विस्तृत मैदानों में, बड़े बड़े निश्चित बाड़ों में एक ही स्थान पर वैज्ञानिक व आधुनिक ढंग से पालने की क्रिया को व्यापारिक पशुपालन अथवा रैंचिंग कहते हैं। बड़े बड़े बाड़ों को पशुओं में आधुनिक ढंग से पालने की क्रिया को रैंचिंग और बड़े बड़े बाड़ों को रैंच कहते हैं। इनकी विशेषताएं, रैंचिंग अथवा व्यापारिक पशुपालन की क्या विशेषताएं हैं। प्रथम विशेषता है, व्यापारिक पशुपालन में पशुओं को निश्चित बाड़ों में पाला जाता है। इसकी द्वितीय विशेषता, यहाँ पशुपालन वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित होता है। अधिकतर चारे की फसल उगाकर ही घास की पूर्ति की जाती है। दूध, मांस, खाल तथा अन्य उत्पाद व्यापार करने के लिए उत्पादित किए जाते हैं। मौसम तथा जलवायु और अनुकूलता, जलवायु की अनुकूलता के आधार पर ही एक स्थान पर एक विशेष पशु को पाला जाता है। मतलब यहाँ पर यह है कि कौन सी जलवायु में कौन सा पशु सरवाइव कर सकता है, उसी जलवायु के आधार पर उसी प्रकार का पशु एक विशिष्ट क्षेत्र में पाला जाता है। रैंचिंग अथवा बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए पशुपालन विकसित देशों की विशेषता है, अर्थात यह प्रक्रिया विकसित देशों में बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। अब इसका विश्व वितरण है कि व्यापारिक पशुपालन विश्व वितरण, सबसे पहले उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास के मैदान। सेकंड है अर्जेंटीना तथा ब्राजील के विस्तृत पंपास घास के मैदान। आगे दक्षिण अफ्रीका के वाइल्ड क्षेत्र। नेक्स्ट क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया के अंदर न्यूजीलैंड नामक, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में घास के मैदान। ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको डाउन्स बोलते हैं, और न्यूजीलैंड में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको कैंटरबरी के नाम से पुकारते हैं। वेनेजुएला के लानोस घास के मैदान। तो ये जो है विश्व मानचित्र है, इसमें देखिए कि यहाँ पर जो है सबसे पहले ये उत्तरी अमेरिका के प्रेरी घास के मैदान है, इनको दर्शाया गया है। ये मेक्सिको, कनाडा और ज़्यादा पार्ट इसका कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में है। उसके ये यूरोप और एशिया में ये स्टेपिज घास के मैदान है, इनमें भी व्यापारिक पशुपालन किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये अफ्रीका में वाइल्ड घास के मैदान है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये डाउन्स घास के मैदान है। यहाँ पर न्यूजीलैंड में कैंटरबरी घास के मैदान पाए जाते हैं, और ये ब्राजील और अर्जेंटीना के अंदर ये पंपास घास के मैदान है। थोड़ा क्षेत्र चिली में भी पाया जाता है, जहाँ पर व्यापारिक स्तर पर खेती पशुपालन किया जाता है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आदिकालीन जीविका निर्वाह कृषि तथा गहन जीविका निर्वाह कृषि क्या है, इसकी विस्तृत व्याख्या करो। आदिकालीन जीविका निर्वाह कृषि का सबसे आदिम रूप है, जिसे स्थानांतरी कृषि भी कहते हैं, जो कि उदर पूर्ति के लिए जंगली क्षेत्रों को साफ करके स्थान बदल कर की जाती है। यह खेती लकड़ी, कुदाली, फावड़े, डाव आदि के द्वारा की जाती है। तो यह खेती मनुष्य के प्रथम प्रयास का प्रतीक है, जिसमें मनुष्य ने जंगलों में अन्न उगाना शुरू कर दिया था। इसके
कई अन्य नाम भी हैं, जैसे कर्तन और दहन कृषि, झाड़ी पड़त कृषि। कर्तन दहन कृषि इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें झाड़ी घास फूस को काटकर जला दिया जाता है। झाड़ी पड़त कृषि इसको इसलिए कहते हैं यदि किसी क्षेत्र में 10-15 साल तक छोड़ के रखते हैं और उसके बाद दोबारा से फिर 10-15 साल के बाद खेती कर लेते हैं तो ऐसी खेती को झाड़ी पड़त कृषि कहते हैं। आगे हमारा आता है गहन जीविका निर्वाह कृषि। इस प्रकार की खेती में अधिक से अधिक पूंजी और श्रम निवेश करके एक इकाई भूमि पर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है। अधिक गहन परिश्रम करते हैं इसमें हर परिवार के सदस्य आदि मिलके। तो इसमें सबसे पहले आती है चावल प्रधान गहन जीविका निर्वाह कृषि। तो अधिक गर्मी और अधिक वर्षा युक्त लंबे वर्धन काल वाले मानसून एशियाई क्षेत्रों में चावल की फसल प्रमुख रूप से उगाई जाती है, क्योंकि मानसून एशियाई क्षेत्रों में अधिकतर देश बहुत अधिक घनत्व वाले हैं और जहां खाद्यान्नों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। और चावल एक ऐसी खाद्यान्न फसल है जो कि प्रति व्यक्ति सबसे अधिक पोषण प्रदान करती है। तो चीन, जापान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम तो आदि जो है ये चावल प्रधान गहन कृषि करने वाले देश हैं। तो इसकी विशेषताएं अंतर फसली एवं बहु फसल कृषि प्रणाली इस कृषि की प्रमुख विशेषता है। इसमें उदर पूर्ति तथा व्यापार दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर खेती की जाती है और भूमि का इष्टतम ऑप्टिमम जितना मैक्सिमम प्रयोग होने की संभावना होती है उतना इसमें प्रयोग किया जाता है। इसकी द्वितीय विशेषता है हरी खाद, गोबर खाद, कंपोस्ट, रासायनिक खाद, संकर बीज, खरपतवार नाशक, कीटनाशक इन सभी संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। मानसून वर्षा के साथ साथ सिंचाई की सुविधाओं को भी विकसित यहाँ पर किया हुआ होता है। कृषि केवल मानसून के भरोसे नहीं होती बल्कि सिंचाई सुविधाएं भी विकसित की हुई होती है। प्रति इकाई भूमि उत्पादन बहुत अधिक होता है परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन कम पड़ता है। क्यों? क्योंकि परिवार के एक छोटे से क्षेत्र में ही 2 एकड़ में ही 5, 8, 10 परिवार के सदस्य सभी वहीं पर लगे रहते हैं, तो इसलिए प्रति व्यक्ति उत्पादन कम पड़ता है। आगे है चावल रहित गहन जीविका निर्वाह कृषि। मानसून एशिया के ही ऐसे क्षेत्र जहां उच्चावच जल, वायु, मृदा तथा अन्य भौगोलिक दशाएं चावल की खेती के लिए अनुकूल नहीं है, जैसे ठंडे क्षेत्र, कम वर्षा वाले क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों में चावल उगाने के बजाय गेहूं, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन आदि की फसलें उगाई जाती हैं। तो ऐसे क्षेत्र जो है गंगा सिंधु मैदान के दक्षिणी पश्चिमी शुष्क प्रदेश, उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान आदि में चावल रहित गहन जीविका निर्वाह कृषि की जाती है। तो ये एशिया का मानचित्र है कि किन किन देशों में ये खेती की जाती है, जैसे कि हमारे पास जापान, बांग्लादेश, श्रीलंका ये सारे देश इसके अंदर दिखाए गए। आगे जो है हमारा इसमें से आप लेके महफिल कर सकते हैं। आगे रोपण कृषि से क्या अभिप्राय है, इसकी विशेषताओं का वर्णन करो। ये हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिवेशीकरण के कारण यूरोपीय शक्तियों के द्वारा एशिया, अफ्रीका आदि गरीब देशों में विशाल पूंजी निवेश, औद्योगिक स्तर पर एकल फसल के बड़े बड़े बागानों की कृषि को रोपण कृषि कहते हैं। जैसे ब्रिटेन वासियों ने भारत व श्रीलंका में चाय की रोपण कृषि, मलेशिया में रबड़ की कृषि, ऐसे ही फ्रांसीसियों ने अफ्रीका में कॉफी व कोकोआ के बड़े बड़े बागान लगाए। और आगे रोपण कृषि ऐसे ही ब्राजील देश में यदि हम बात करते हैं तो आज भी यूरोप वासियों का कुछ बागानों पर वहां नियंत्रण है। ऐसे बाग
ब्राजील देश में जिन पर यूरोपवासियों का नियंत्रण है, ऐसे रबड़ के बागानों को फेजेंडा कहते हैं। आगे इसकी विशेषताएं हैं। यह उद्योगों तथा कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ का कार्य करती है। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है रोपण कृषि की। यह इतनी आधुनिक एवं संगठित एवं व्यवस्थित होती है कि इनकी तुलना विनिर्माण उद्योग से की जा सकती है। यह एकल विशिष्ट फसल के बड़े बड़े बागानों की विस्तृत प्रणाली वाली खेती है। विशाल पूंजी निवेश, विस्तृत एवं उचित प्रबंधन इसकी प्रमुख विशेषता है। बागानों के बीच में ही कारखानों में उत्पादों को संशोधित करके निर्यात के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। उपयुक्त परिवहन, संचार तथा बाजार व्यवस्था उपलब्ध होती है। उष्ण कटिबंध रोपण कृषि का मुख्य केंद्र है, इसलिए यहाँ पे डाटा दिए गए हैं। एशिया विश्व का 96% पटसन उत्पादित करता है, 90% रबड़ उत्पादित करता है, 70% नारियल उत्पादित करता है, 53% मूंगफली, 37% कपास, 46% तंबाकू, 39% गन्ना, 25% केला उत्पादित करता है। ऐसे ही अफ्रीका विश्व का 72% कोको उत्पादित करता है, 69% ताड़ तेल और 49% सीसल उत्पादित करता है। तो ये आगे इसमें विश्व का मानचित्र है कि कौन कौन से देश में, जैसे यहाँ पर ये ब्राजील कंट्री है, ये यहाँ पर फ्रांस है, ये भारत है। तो कौन कौन से देशों में, जैसे कि यूरोपियन देशों में, एशियन देशों में अपने अपने स्थापित कर रखे थे, अफ्रीका में अपने अपने स्थापित कर रखे थे। तो इन सभी में यहाँ पर इन्होंने रोपण कृषि को बढ़ावा दिया था। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। ऐसे मध्य अक्षांशीय क्षेत्र जहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम है परंतु उसकी तुलना में संसाधन बहुत अधिक हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में ऐसी खेती की जाती है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रेरी प्रदेश, अर्जेंटीना का पंपास प्रदेश, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स घास की भूमियां, न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के मैदान, तो यहाँ पर जो है इस प्रकार की खेती की जाती है। तो आगे इसकी जो है इसके साथ साथ यहाँ पर मक्का, जौ, राई, जई आदि की भी खेती की जाती है। इसकी विशेषताएं हैं, यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत कम परंतु कुल उत्पादन बहुत अधिक होता है। जोतों का आकार बहुत बड़ा होता है। यहाँ बस्तियाँ छोटी परंतु दूर दूर होती हैं। मशीनों का अधिकतम प्रयोग इस कृषि की प्रमुख विशेषता है। बड़े पैमाने पर उत्पादित अनाज के लिए भंडारण की विशेष सुविधा होती है। जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण प्रति व्यक्ति उत्पादन बहुत अधिक होता है। तो ये इसमें मानचित्र दिखा रखा है। वही क्षेत्र है, प्रेरी घास के मैदान है उत्तरी अमेरिका में, और ये अर्जेंटीना ब्राजील में पंपास घास के मैदान है। चिली का क्षेत्र है, ये वाइल्ड क्षेत्र है। ये ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान है, और ये यहाँ पर स्टेपिज घास के मैदान है एशिया में। तो आगे मिश्रित कृषि से क्या अभिप्राय है, इसका विस्तृत वर्णन करो। तो फसल उगाने के साथ साथ पशुओं को पालने की क्रिया को मिश्रित कृषि कहते हैं। इस कृषि में खाद्यान्न व नकदी फसलों के साथ साथ चारे की फसलें भी उगाई जाती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्के की पेटी मिश्रित खेती के लिए प्रसिद्ध है, जो कि पशुओं को मोटा करने के लिए उगाई जाती है। अब मक्के की खेती के साथ साथ यहाँ पर सोयाबीन की खेती भी की जाती है, जो काफी प्रोटीन युक्त होती है, और इसको पशुओं के चारे के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी विशेषताएं हैं, यह मिश्रित कृषि महानगरों के निकट ही की जाती है ताकि उत्पाद जल्द से जल्द महानगरों तक पहुंचाए जा सके। यूरोपीय संघ की यदि हम बात करते हैं तो यह अपने सदस्य देशों के किसानों को जो है जो भी अधिशेष कृषि अधिशेष बचते हैं उनकी खरीदने की गारंटी, आधुनिकीकरण के लिए अनुदान या ऋण देने की व्यवस्था करता है। इस कृषि में मुख्य उत्पादों तथा मांस का निर्यात भी खूब किया जाता है। किसानों की कुशलता एवं कार्य योग्यता मिश्रित कृषि की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इस प्रकार की कृषि में फसलों के साथ साथ पशु भी पाले जाते हैं, जैसे मवेशी, भेड़, सुअर, कुकर इत्यादि। तो यह खेती अगली विशेषता है,
यह खेती संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि में की जाती है। ये इसके क्षेत्र दिखा रखे हैं कि कौन कौन से क्षेत्रों में की जाती है। ये विश्व मानचित्र है, इसकी सहायता से आप यहाँ पर इसमें फिल कर सकते हैं।